हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं एक बार फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है ये है साइंस का, ठीक है। साइंस के यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूटेट से रिलेटेड हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बने हैं और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं यूटेट में, उनको इसमें मैंने साइंस के पेडागोजी से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। पीछे को आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का, लास्ट में आपको पीछे को काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। पेडागोजी के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था आपसे, पेडागोजी और बाकी साइंस के बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना दोस्तों। और अपनी प्रतिक्रिया, कोई भी प्रश्न में अगर कोई डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और डिस्कस हो सकता था, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम उस पर जो है आवश्यक सुधार कर लेंगे और आपको उसका आंसर जो है सही बता देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। दोस्तों, जो लोहे की कोई भी चीज़ होती है, वस्तु होती है, मान लीजिए कोई कील है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो लोहे की बनी है, तो उसमें क्या होता है, जस्ता चढ़ाया जाता है, यानी कि जिंक चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस जिंक को चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और गैल्वेनाइजेशन यानी कि हिंदी में इसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है, ठीक है। लोहा जब वायु के संपर्क में आता है या फिर आर्द्रता के संपर्क में आता है, जो जैसे वायु होती है, वायु में वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिससे कि वो खराब हो जाता है, यानी कि उस पर जंग लग जाता है, एक भूरी परत उस पर चढ़ जाती है जो जिंक है, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जंग लगना जिसे हम कहते हैं। इससे क्या होता है, लोहा संक्षारित होने लगता है धीरे धीरे। तो इसीलिए उस संक्षारण से बचाने के लिए यहाँ पर को जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता, ठीक है। तो फ्रॉम जिंक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है दोस्तों। तो आप ये तो जानते ही हैं, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ भी यहाँ पर हीरे को ही माना जाता है दोस्तों। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जो है हीरा, जो है सबसे कठोर है। उसके बाद अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है मुख्यतः। दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रदूषक है जो मानव कृत्यों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके मॉलिक्यूल ऊपर वातावरण में ऐसे इस तरीके से फैल जाते हैं हवा में। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ ये बरस करके सीधे पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इससे जो वाटर के पानी का पीएच होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि 7 से कम हो जाएगा, 5.6 के समथिंग आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। चलिए, तो इससे काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। SO2, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं पिछले वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र, एक चीज़ आपको बताना दोस्तों, जो मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके बेस पर तय की जाती हैं? कार्बन के बेस पर, ठीक है। तो कार्बन के बेस पे हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप लोग ये चीज़ समझते होंगे, जिसमें एक कार्बन होता है, ठीक है। अगर कार्बन केवल एक है तो उसको हम मैथ बोला जाता है, ठीक है। अगर कार्बन 2 हैं तो इसको एथ बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन 3 है तो इसको बोला जाता है प्रोप, ठीक है। इसी तरह से 4 हैं तो ऑक्टा। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर मीथेन पूछा है, यानी कि मैथ किस में आएगा? जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर, हमारा एक कार्बन केवल किस में? ऑप्शन बी में, CH4। तो ये क्या हो गया? अपना मीथेन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? मीथेन, ये चीज हो गया। जिसमें 2 अगर कार्बन होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, ठीक है, एथ बोलते हैं। अब इसमें 2 कार्बन है दोस्तों, हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? C और इसमें 6 क्या है? हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 6 का हाइड्रोजन है। एक कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड लगा सकता है अपने साथ, ठीक है। तो यानी कि 4 ये लग गया, तो अब इसको हम क्या सकते हैं? ये एथेन हो गया,
एथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, C2 है एथेन, एन लग जाएगा इसमें। अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगता है, अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगता है, अगर डबल बॉन्ड है ईन लगता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे इसको, C2H6 में सिंगल बॉन्ड है C और C के बीच में, तो हमने क्या लगाया, एन लगाया। एक कार्बन मैथ और एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया, ये एथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेथेन था, और उसके बाद C2H2 को अगर हम अरेंज करना चाहें तो C2H2 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, C और C के बीच में दो कार्बन फिलहाल दो बॉन्ड लगा देते हैं, और हाइड्रोजन केवल H, हाइड्रोजन केवल H। अब यहाँ पर को एक C के केवल 3 बॉन्ड हुए, तो हमको एक एक और लगाना पड़ेगा, सॉरी बीच में एक लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, तो बीच में लगा देंगे, यानी कि हमारे बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। हमने कहा था 3 बॉन्ड में क्या लगता है, आइन लगता है, ठीक है, 3 बॉन्ड में आइन लगता है, और 2 अगर कार्बन होते तो वहाँ पर क्या लगता है, एथ लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, एथ धन आइन यानी कि इथाइन, ठीक है। एथाइन का फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में इसी तरीके से, ऑप्शन डी में देखेंगे इसमें भी एथ लगेगा। अगर 4 कार्बन है तो इसमें दो हाइड्रोजन साइड से लगा देंगे, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो इसमें हमने कहा था ईन आता है, तो एथीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65 से 70% तक होती है, ठीक है। आप मान सकते हैं इसको 60 से 65 भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर इसको राउंड फिगर में समझने की कोशिश करेंगे तो 60 से लगभग 70% तक जो है मानव शरीर में मात्रा होती है पानी की। दोस्तों पूरे ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो ब्लड हो, किसी में भी अधिकतर मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो वाटर का होता है, ठीक है। ज़्यादातर जल ही पाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों मानव शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारे मुंह में लार होती है, तो उस लार में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम जो है यहीं से पाचन शुरू कर देता है। अब पाचन किसको कहते हैं, भोजन का जो है चाहे यांत्रिक रूप से हो या केमिकल रूप से, उसके जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है। वो केमिकली हो सकता है और यांत्रिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। अब छोटी आंत, दोस्तों यहाँ पर छोटी आंत से पाचन लिखा है, तो छोटी आंत में क्या होता है, अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। जो भी हमने भोजन किया वो पाचन के उपरांत जो है छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बड़ी आंत में बचा खुचा जो होता है वो बड़ी आंत में बहुत कम मात्रा में पाचन होता है, अवशोषण होता है यहाँ पर को। बाकी जो वाटर का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। वाटर का किस में होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और यकृत यहाँ पर को दिया है दोस्तों। यकृत के विषय में आप एक चीज समझते होंगे, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये यकृत होता है, और यकृत एक रस का श्रावण भी करता है। तो कौन सा रस होता है वो होता है पित्त रस, ठीक है। क्या होता है, पित्त रस होता है। चलिए इतनी चीजें यहाँ से क्लियर हुई। उसके बाद आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर होती है, ठीक है। फीमर ये आपको पता होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है दोस्तों। ये फीमर जो हड्डी होती है ये हमारे जांग में पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, जांग में। और दोस्तों ये खोखली होती है। उसके बाद ये घुटने में जो बीच में कटोरा सा आपको दिखाई देता है उसको पटेला बोला जाता है, उस हड्डी का नाम पटेला है। उससे नीचे इस वाले पार्ट में, घुटने से नीचे ये जो पार्ट होता है ये टीबिया हड्डी होती है, और एक होती है फेवुला, ठीक है। टीबिया और फेवुला होती है दोस्तों। जो टीबिया हड्डी जो होती है दोस्तों ये सबसे चमकीली हड्डी मानी जाती है, ठीक है। टीबिया हड्डी
क्या होती है, सबसे चमकीली हड्डी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो ये टिबिया होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है, पैर में होती है। चलिए यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ गई, आगे बात करते हैं। उसके बाद ये कपाली हड्डी जो होती है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखा है, कपाल की जो हड्डी है इसका नाम क्रेनियम होता है, ठीक है। कपाल की हड्डी का नाम क्रेनियम है। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यानी कि इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों लेकिन ये सबसे बड़ा करती है, एक छोटे से मटर के दाने के बराबर इसकी जो है इसका आकार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अब भी हमने बात की मानव शरीर की मानव ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। इसको हम पीयूष ग्रंथि भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये होती है मास्टर ग्रंथि, ठीक है, ठीक है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है दोस्तों। अब ये आप बताइए एसिडिक होगा कि या क्षारीय होगा ये, ठीक है, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय होता है और नीचे आने पर अम्लीय होता है, तो ये होगा क्षारीय, ठीक है। तो यानी कि मानव का जो ब्लड है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे अगला है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलाता है वो ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो हर किसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ जाता है। उसके बाद ए भी यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया है दोस्तों, ये होता है सर्वग्राही बोल सकते हैं इसको, यानी कि ये इसका जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसको कोई भी ब्लड चढ़ जाएगा। ओ, ए बी, ए और बी, इन चारों में से कोई भी किसी का भी ब्लड जो है ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ जाएगा। ये एक्सेप्टर है, यूनिवर एक्सेप्टर है। और ये था यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। कोई भी परिपथ बनाने के लिए अमृता एक कोशिश कर रही है लेकिन उसके पास तार नहीं है जितने तार की जरूरत होती है। परिपथ को पूरा करने के लिए वो नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है। कांच की छड़ नहीं कर सकती, रबड़ का पाइप नहीं कर सकती, मोटा धागा नहीं कर सकती दोस्तों। यहाँ पर स्टील का तार इसका उपयोग कर सकती है। क्यों कर सकती है, जब कोई विद्युत परिपथ में आपको करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाना होता है तो उसके लिए किसी कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो कंडक्टर नहीं है, विद्युत के सुचालक नहीं है, ठीक है, वो कुचालक हैं। वहाँ पर उनमें अगर आप विद्युत धारा को, ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ को प्रवाहित करना चाहेंगे नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको ये कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टील का तार की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज हो जाए शुगर, यहाँ पर सही आंसर है। अब इंसुलिन आया दोस्तों, इंसुलिन जो है ये इंसुलिन का श्रावण कौन करता है। इंसुलिन का श्रावण होता है अग्न्याशय के द्वारा, ठीक है, अग्न्याशय जो है इंसुलिन का श्रावण करता है। इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। अब यहाँ पर बेरी बेरी आया है, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। अब यहाँ पर एनीमिया भी है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है, आयरन की कमी से। ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाती है या खून की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। इसमें से यानी कि कहीं पर 46 भी आ सकता है, कहीं पर 23 जोड़े भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, 23 जोड़े या 23 जोड़े बोलो या फिर 46 बोलो, एक ही बात है दोस्तों। इसमें से दोस्तों जो 22 जोड़े होते हैं ये तो कॉमन होते हैं, लेकिन जो लास्ट का 23वां जोड़ा होता है, एक पेयर जो अंतिम का होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम इसको बोला जाता है। यानी कि यही लास्ट का अंतिम का जोड़ा होता है जो सेक्स का निर्धारण करता है, मेल या फीमेल का निर्धारण करता है, आने वाली संतान में लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, इसको लिंग गुणसूत्र इसलिए बोला जाता है।
ये फीमेल में XX और मेल में XY होते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, इस तरीके से के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर दिया है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो किस में होता है? वो सिरके में पाया जाता है दोस्तों, सिरके में, ठीक है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक अम्ल की आपने एक सुना होगा दोस्तों, ये वैसे जो विटामिन सी होता है उसका नाम है, लेकिन और एस्कॉर्बिक एसिड आपको जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड आपको खट्टे में मिलता है, जैसे जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू है, ये सारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं। तो ये विटामिन सी या फिर खट्टे फलों में ही एस्कॉर्बिक एसिड भी मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण से क्या होगा? बच्चे अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगर क्षेत्र भ्रमण करेंगे, किसी मशीन को वो खुद देखेंगे, उस क्षेत्र में जा करके पूरा उसका आकलन करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनको अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्राप्त होंगे। अगला है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है दोस्तों, 78% पाई जाती है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर 21% है, और उसके बाद बाकी का जो 1% बचता है उसमें से ये सारी गैसें अतिरिक्त अन्य गैसें आ जाती हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में इसको 1.3 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। उसके बाद 8.3 मिनट यहाँ पर दिया है, तो ये है सूर्य से पृथ्वी पर आने का समय, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को 8 मिनट का लगभग 1.3 मिनट का समय लगता है, मिनट का, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, इसलिए ज़्यादा लगता है। चंद्रमा थोड़ा करीब है, इसलिए उसको कम समय लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स दोस्तों। यहाँ पर राइजोबियम, शैवाल, वायरस और कवक दिया है, तो यहाँ पर को शैवाल एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है, फूड बना लेते हैं दोस्तों। चलिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ए और बी, ठीक है। और इसमें बाकी शैवाल अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका पूरा टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका मतलब ये अपना फूड तैयार कर सकते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवी भालू, पोलर बियर को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? दोस्तों ध्रुवी भालू है ये आर्कटिक महासागर के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक ठंड होने की वजह से इनकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिससे ये अडेप्टेशन कर पाए वहाँ पर को। तो दोस्तों ये इनके जो बाल होते हैं, इनकी बॉडी में खूब ज़्यादा बाल होते हैं, और जो स्किन है उसमें फैट की एक परत पाई जाती है जिससे कि इनको गर्मी लगती है, यानी कि ठंड से इनको बचाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे गुण हैं इनके। तो दोस्तों इनके वाइट बाल हैं जो अडेप्ट करते हैं, जैसे बर्फ़ में अगर ये होंगे तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ही दिखेंगे, तो बचाव करेंगे इसका दूसरों से। और मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं जो बर्फ़ पर इनकी पकड़ बनाने पर इनकी सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। और त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, फैट होता है जो इनको ठंड से बचाता है, ठीक है। यहाँ पर चलने के लिए सुविधा कर दी नाखूनों ने, और सफ़ेद बाल जो बाहरी आक्रमण से इनको बचा सकते हैं, जिसको अगर ये बर्फ़ में होंगे तो इनको पता नहीं चलेगा किसी दूसरे जीवों को जिससे इनको खतरा होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं अश्व शक्ति को। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जो होता है दोस्तों, ये शब्द, ये टर्म जो दिया था, ये दिया था जेम्स वॉट ने, ठीक है। जेम्स वॉट ने ये टर्म दिया था दोस्तों। हम जेम्स वॉट से संबंधित एक चीज़ जानते हैं, इन्होंने भाप के इंजन की खोज की थी, ठीक है। स्टीम इंजन की खोज इन्होंने की थी। तो दोस्तों स्टीम इंजन की खोज जब इन्होंने उस समय की थी, उसी समय इन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया था अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है।
तो उस समय इंजन के द्वारा जो बल लगाया जाता था उस समय इन्होंने बोला था कि ये हॉर्स पावर से इसको उन्होंने बताया था। 1 हॉर्स पावर के मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, ये शक्ति का मात्रक उस समय इन्होंने हॉर्स पावर को माना था, लेकिन वर्तमान में शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वर्तमान में वाट है। अब जूल यहाँ पर दिया है तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने की मात्रक है? अब देखिए 4 दे रखे केवल दूरी मापने के। फर्स्ट में बालिस्त है, बालिस्त को क्यूबिक बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, अगर हिंदी में नहीं, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल बनाया है यहाँ पर को। मीटर और प्रकाश वर्ष, ये तीनों दोस्तों दूरी मापने के मात्रक है। ठीक है, डिस्टेंस मापने के मात्रक है। उसके बाद ये मीटर ठीक है, लेकिन हर्ट्ज जो है यहाँ पर को नहीं है। हर्ट्ज क्या मापता है? इससे फ्रीक्वेंसी मापी जाती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। बलिस्त ठीक ही है। बाकी मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्ट्ज इसमें भी आ गया, और बलिस्त वर्ष इसमें दूरी नहीं मापते, हर्ट्ज भी नहीं आ, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर को ऑटोमेटिक सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाता है? हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों वायु के संबंध में देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। वायु के संबंध में, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही जवाब। वायु स्थान घेरती है, ये भी सही है। वायु में भार होता है, ये भी सही है। वायु में, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, तो ये गलत है, जबकि होती है। हमारा ऑप्शन हमको चुनना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर के लिए? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सही है? किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिका का आकार समान होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी कोशिकाओं का आकार समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। दोस्तों कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सही बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी सेल्स भी होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, या फिर सुस्पष्ट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी गलत है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, ये सही है। ठीक है, जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसकी परिभाषा ही यही है। संरचना एवं कार्य की दृष्टि से समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। टिश्यू जो होता है उसमें एक ही प्रकार की कुछ कोशिकाएं मिली होती हैं जो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा बनाया है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, या चाबी भरी हुई, आपके पास एक खिलौने आते थे, उनमें चाबी भर दी जाती, तो कौन सी ऊर्जा उसमें संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों किसी की स्थिति के वजह से कोई ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर गति की वजह से कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूतिरोधी या रोगाणुरोधक भी इसको कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल इसको कह सकते हैं। दोस्तों पूतिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आयोडीन। ठीक है, कौन सी होती है? आयोडीन होती है। चलिए तो दोस्तों ये थे यहाँ पर को 30 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं आप दोस्तों। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर को हमारा ग्रुप है। ये PDF सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। उसके बाद यूट्यूब पर आप मेरे साथ हैं, यहाँ पर को आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर दोस्तों हमको फॉलो कीजिए, हमारा ग्रुप वहाँ पर है इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद वेबसाइट पर हमारे जा सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट इस लिंक के माध्यम से। ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया भी हमारा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका मैं PDF डाल दूंगा अपने ग्रुप में टेलीग्राम में, वहाँ पर से आप ले लेना।